आज अपन को बेसिक ओरिएंटेशन देखना है कि जो भी अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट में या गायनिक डिपार्टमेंट में ड्रग यूज होती हैं, किस डिसीज में कौन सी ड्रग यूज होती है और क्या उसका रूट है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, इसका बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए। सबसे पहले अपन एक्यूट एमआई में ही आते हैं। एक्यूट एमआई में जो जो भी ड्रग यूज होती है वो पूरा ओरिएंटेशन अपन को होना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी आपको बोला जाए ये डोज दो और तुरंत उसको अपन को अप्लाई करना है। तो ये है आर्टरी में एकदम से क्लॉट जम गया है। अब ये इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट एमआई। अब इसमें क्या क्या सबसे पहला पता होना चाहिए आपको, लोडिंग डोज क्या होता है। लोडिंग डोज होता है जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट एमआई है, एक्यूट एमआई चाहे वो अनस्टेबल एंजाइना हो, चाहे वो नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई हो या एसटी एलिवेटेड एमआई हो, अगर आपको बोला गया है इसको लोडिंग डोज दो, लोडिंग डोज में तीन चीजें होती हैं, इकोस्प्रिन, क्लोप्रिडोग्रिल और एटोर्वास्टैटिन। इसका डोज है 300, 380। तो इसका एक टैबलेट आती है इकोस्प्रिन गोल्ड, जिसमें क्या होता है इकोस्प्रिन 75 होती है, क्लोप्रिडोग्रिल 75 होती है, एटोर्वास्टैटिन 20 होती है। तो अगर इकोस्प्रिन गोल्ड की 4 टैबलेट दोगे आप तो ये लोडिंग डोज इसका पूरा हो जाएगा। तो किसी भी पेशेंट को बोला गया है कि आप इसको लोडिंग डोज दे दो तो आपको इकोस्प्रिन गोल्ड की 4 टैबलेट ला देनी है। दूसरा, लोडिंग डोज के बाद उसको देते हैं अपन थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब ये थ्रम्बस है, थ्रम्बस को घोलना है अपन को। थ्रोम्बोलाइसिस घोलने के लिए अपने पास 3 टाइप की ड्रग्स हैं जो अवेलेबल होती हैं। पहली ड्रग्स होती है स्ट्रेप्टोकाइनेस, दूसरी ड्रग होती है टेनेक्टाप्लेस, तीसरी ड्रग होती है रेटिप्लेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस, टेनेक्टाप्लेस, रेटिप्लेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस का डोज होता है 1.5 बिलियन इंटरनेशनल यूनिट। टेनेक्टाप्लेस का होता है 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम डोज। रेटिप्लेस का तो अलग ही रहता है। तो ये दो अलग अलग ऑयल में आती है रेटिप्लेस, ठीक है। इसका डोज कैसे देते हैं वो बताएंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, स्ट्रेप्टोकाइनेस में सबसे पहले आते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस है 1.5 बिलियन इंटरनेशनल यूनिट, या फिर इसको देते कैसे हैं, इसका वेट पे है। अगर कोई 30 केजी से ऊपर का है तो उसको 1.5 मिलियन ही देना है, इसका और कोई डोज नहीं रहता है। कोई डोज कम या फिर किसी भी डिसीज है उसमें कम ज्यादा नहीं करना रहता है, इसका डोज फिक्स है। किसी भी पेशेंट का एक्यूट एमआई आया है तो उसको 1.5 मिलियन ही देना है, ठीक है। तो डोज देते कैसे हैं, इसको 100 ml NS में डिसॉल्व करना है और इन्फ्यूजन में देना है। कोई इन्फ्यूजन पंप से नहीं देना है, नॉर्मल ड्रिप या फिर आप पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट से देना है सबसे अच्छा है। इसका पीडियाट्रिक ड्रिप सेट या फिर माइक्रो ड्रिप सेट। पीडियाट्रिक ड्रिप सेट में 100 ml होते ही हैं, या तो उससे दे दो या फिर माइक्रो ड्रिप सेट लगा के दे दो, उससे टॉलरेट उससे अच्छे से अपन उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। टाइम कितना है, आधे घंटे से अपना टारगेट है, आधे घंटे से 1 घंटे तक अपन को खत्म कर देना है उसको। टारगेट यही है कि आधे घंटे में खत्म हो जाए, बट कई बार उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाता है पेशेंट, कॉम्प्लिकेशन आ गया, बीपी कम हो गया या कुछ भी हो गया, तो अपन को कोशिश ये करनी कि 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाए उसको, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस थ्रोम्बोलाइसिस देने के पहले पेशेंट से कुछ चीजें पूछनी रहती है। पहला कि उसको कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन अभी तो नहीं है। ज्यादा पेशेंट में क्या है, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको बोलना रहता है कि कहीं से परवजाइनल ब्लीड तो नहीं हो रहा है उसको। दूसरा, मेल पेशेंट है ज्यादातर उसको हीमोरॉइड्स की हिस्ट्री होती है, हीमोरॉइड्स की ब्लीडिंग होती है, तो एक्टिव ब्लीडिंग है कि नहीं ये पता रखना रहता है। कोई क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है उसको पूछना रहता है कि कोई जीआई ब्लीड की हिस्ट्री हुई है कि नहीं पहले अभी रिसेंट में। दूसरा क्या पूछना रहता है, उसको एक्यूट स्ट्रोक तो नहीं हुआ, एक्यूट सीवियर तो नहीं हुआ अभी। अगर एक्यूट सीवियर 2 महीने के अंदर अंदर का हुआ रहता है तो थ्रोम्बोलाइसिस कंट्राइंडिकेट होती है। एक्यूट सीवियर की हिस्ट्री पूछनी है। तीसरा, उसको पहले कभी स्ट्रेप्टोकाइनेस लगा है कि नहीं लगा है ये हिस्ट्री पूछनी है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस अपन सेकेंड टाइम किसी पेशेंट को एक बार स्ट्रेप्टोकाइनेस लग गया तो 20 दिन से लेके 2 साल तक इस बीच में उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस दोबारा नहीं देते। या तो किसी को एक बार लग गया है तो 20 दिन के अंदर अंदर फिर से लग जाएगा तो लगा सकते हैं, या 2 साल से ज्यादा लगा सकते हैं। 20 दिन के अंदर से उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेस की, तो वो इफेक्टिव भी नहीं रहती है, उसके रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए 20 दिन से लेके 2 साल तक स्ट्रेप्टोकाइनेस दोबारा नहीं लगाते। तो
ये जो है पुरानी थ्रोम्बोलाइसिस किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके पहले क्या क्या पूछना है, एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है, एक्यूट सीवियर तो नहीं हुआ है, और पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस लगा है कि नहीं लगा, ये 3 चीजें पूछनी है उसको। डोज बता दिया है पूरा। इसके बाद आता है टेनेक्टाप्लेस। टेनेक्टाप्लेस का डोज होता है 30 मिलीग्राम का आता है, 40 मिलीग्राम का आता है। ओवरऑल वेट देखा जाए, अगर वेट उसका 60 से कम है तो 30 देते हैं, 60 से ऊपर है तो 40 देते हैं। डोज 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा दे देना रहता है, पूरा जितना भी डोज है उसको। एक उसके साथ प्रीफिक्स्ड नॉर्मल सलाइन की वाइल आती है, नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व किया और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसको पूरा का पूरा दे दिया। तो इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के चांसेस रहते हैं। रेटिप्लेस होता है, रेटिप्लेस 2 वाइल है, टेनेक्टाप्लेस है, एक पाउडर में आएगी, पाउडर के साथ उसी में पैक में नॉर्मल सलाइन आएगा फिक्स है। आप डिब्बा खोलोगे, पाउडर आएगा, नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन को उसमें डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के अंदर उसमें 10 ml या 20 ml की सिरिंज में ले लिया, 5 सेकंड के अंदर अंदर देना रहता है उसको डिले नहीं करना है, 5 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा दे देना है। रेटिप्लेस है, रेटिप्लेस 2 वाइल में आता है, पहले जैसे टेनेक्टाप्लेस दे रहा है वैसे ही इसका भी है, पहले डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के अंदर एक बार 5 सेकंड के अंदर दे दिया और 30 मिनट के बाद दूसरा वाइल जो है वो दे देना रहता है। जैसे टेनेक्टाप्लेस है वैसे डेज है। इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेनेक्टाप्लेस है, उसके बाद रेटिप्लेस है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस है। टेनेक्टाप्लेस की जो डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो 80 to 90% है, और रेटिप्लेस की भी लगभग 80% है, स्ट्रेप्टोकाइनेस की 60 to 70% है। और क्या ड्रग यूज होती है इसमें? अब आते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? जो डिसॉल्व हो गया है, क्लॉट बन गया है, क्लॉट को और आगे बढ़ने नहीं देते हैं वो, ठीक है। उसके लिए अपन एंटीकोगुलेंट देते हैं। एंटीकोगुलेंट अपन 2 दे सकते हैं, एक दे सकते हैं हेपेरिन, दूसरी देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। तो हेपेरिन का डोज होता है 5000 TDS IV, है ना। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का होता है 60 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम। अगर पेशेंट का वेट देख लो, पेशेंट का वेट 50 से ऊपर है तो आप 60 दे दो, 50 से नीचे है तो 40 दे दो। सबक्यूटेनियस देते हैं और BD डोज में देते हैं, ठीक। लोडिंग डोज हो गया, ये हो गया। इसके साथ एक्यूट MI में कौन कौन सी ड्रग और यूज होती है? पहला है, अगर पेशेंट का BP ज्यादा है, एंटी हाइपरटेंसिव अपन यूज कर सकते हैं इंजेक्टेबल। दूसरा BP कम है तो आइनोट्रोपिक एजेंट यूज कर सकते हैं। तीसरा, पेशेंट को अरिथमिया आ रहा है तो एंटी अरिथमिक यूज कर सकते हैं। ये तीनों का भी ओरिएंटेशन होना चाहिए क्योंकि ये तीनों एक्यूट इमरजेंसी में लगती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी यूज करते हैं अपन? एंटी-G लोबेटेलॉल, 2 ड्रग यूज करते हैं। एंटी-G कैसे देते हैं? इन्फ्यूजन है 1 ml आप 50 ml NS से बनाओगे, उसके बाद उसका इन्फ्यूजन पंप के हिसाब से दोगे, जितना पेशेंट का BP है उसके हिसाब से उसको टॉलरेट कर सकते हैं, कम ज्यादा करते हैं। लोबेटेलॉल इंजेक्शन आता है 20 मिलीग्राम का, 20 मिलीग्राम के हिसाब से उसको 20, 40, 60 इंक्रीज कर सकते हो। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव देना है। आइनोट्रोपिक एजेंट कौन से देते हो? या तो नॉरेडिलिन दोगे या डोपामिन दोगे। एक्यूट MI में तो नॉरेडिलिन देते हैं, डोपामिन का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। नॉरेडिलिन कैसे दोगे? 1 एम्प्यूल 50 ml NS में इन्फ्यूजन बनाओगे, इन्फ्यूजन के अकॉर्डिंग टू BP उसको चेंज कर देंगे। एंटी एरिथमिक ड्रग कौन सी यूज करते हैं? कार्डोन। एक कार्डोन देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं। कार्डोन का डोज क्या है? 150 मिलीग्राम की ये 150 मिलीग्राम की ये क्या होती है? मिलीग्राम इसके एक वाइल में होते हैं, ठीक है, कार्डोन के इंजेक्शन के। तो 150 मिलीग्राम एक वाइल में होते हैं। इसका डोज होता है 15 मिलीग्राम पर मिनट फॉर 10 मिनट। उसके बाद 1 मिलीग्राम पर मिनट फॉर 6 आवर। उसके बाद 0.5 मिलीग्राम पर मिनट फॉर नेक्स्ट 24 to 48 आवर। तो इसका लोडिंग डोज जब आप देंगे ना तो उसको एक वाइल को 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, ठीक है। एक वाइल लिया उसने, 100 ml NS को डिसॉल्व किया और उसको 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, ठीक है। इसको इन्फ्यूजन पंप में नहीं देना है, पहला जो लोडिंग डोज है। लोडिंग डोज डायरेक्टली भी नहीं देना है, डायरेक्टली देने से इसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसको हमेशा 100 ml NS में डिसॉल्व किया और 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया एक वाइल, ठीक है।
उसके बाद आपको बनाना है इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप बनाना है। इन्फ्यूजन पंप को ऐसे सेट करो कि उसको 1 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से 6 आवर में जाए। तो कैसे करोगे, आप उसको 2 वाइल ले लो। 2 वाइल हो गई कितने, 30 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम की। 300 मिलीग्राम को 50 ml में डिसॉल्व कर दो और 6 घंटे में कितने, 5 घंटे में हो गए कितने मिनट, 300 मिनट हो गए। तो कितने 10 ml पर आवर के हिसाब से चालू कर दोगे तो उसको 5 घंटे में ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से चालू हो जाएगा। उसके बाद उसका डोज हाफ कर दो, फिर 5 मिलीग्राम पर मिनट के 5 ml पर आवर के हिसाब से सेट कर देना 2 एमपी डाल के। ठीक है, समझ गए। मैग्नीशियम सल्फेट का डोज तो डायरेक्टली देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डायरेक्टली एम्प्यूज दे सकते हैं, रेजिस्टेंस एरिथमिया में देते हैं वो। तो एक्यूट एमआई में लगभग इतनी ड्रग यूज होती है। इसके अलावा तो बहुत ड्रग है, रोए हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट एमआई का आया तो इतनी ड्रग्स का ओरिएंटेशन आपको होना चाहिए, और जैसा जो बोला जाए तुरंत वो ड्रग आपको अवेलेबल होनी चाहिए। कैसे देना है, रूट सबको पता होना चाहिए। अब आते हैं एक्यूट सीवीए में। एक्यूट सीवीए हो सकता है 2 टाइप का, या तो उसको इन्फार्क्ट होगा या क्या होगा, हेमरेज। अगर इनिशियल पेशेंट जब अपने पास आए हैं, अपन को लग रहा है कि उसको एक्यूट सीवियर है, एक तरफ का मूवमेंट सडन ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट, उसको अनकॉन्शियसनेस है, या एक्यूट ऑनसेट उसको वन लिम्ब की एक साइड का हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, एक्यूट सीवियर है, इसको जब तक आपको पता ही नहीं है कि इन्फार्क्ट है हेमरेज है, तब तक आप कह सकते हैं। पहले तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन से आप समझेंगे कि उसको रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन के साइन है कि नहीं, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और प्लांटर एक्सटेंसर, ये 3 साइन होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि पेशेंट को रेज्ड आईसीटी है या नहीं है। तो अगर रेज्ड आईसीटी कम करने के लिए क्या देते हैं, मैनिटोल। मैनिटोल का डोज कितना होता है, 100 ml TDS। इसको अगर पेशेंट को कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग है, प्लांटर एक्सटेंसर है, या अपन को लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसका रेज होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होगा, तो अपन 300 ml स्टेट दे सकते हैं। 300 ml पूरा स्टेट देके उसके बाद फिर 100 ml TDS कर सकते हैं। दूसरा, तो आपको तुरंत अगर बोला जाए मैनिटोल दो 300 ml, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि 100 ml अपन को लगा दिया। उसका 300 ml की भी बॉटल आती है, तो सीधे पहले 300 ml लगाओ। अगर उसको कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग हो रही है और प्लांटर एक्सटेंसर है, सीजर्स के एपिसोड्स आ रहे हैं, मतलब अपन को सब साइन मिल रहे हैं कि उसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज ही होगा और अपन को जल्दी जल्दी कम करना है। जब तक पेशेंट सीटी स्कैन के लिए नहीं जाए उसके पहले एक मैनिटोल दोगे, एक डेक्सा दोगे। डेक्सा से क्या होता है, जो हेमरेज या इन्फार्क्ट के आजू बाजू का एडिमा है वो कम होता है। डेक्सा 2 cc डोज है। तीसरा, डायूरेटिक दोगे आप, या तो डाइटोर या लेसिक्स। डाइटोर क्या होता है, टॉर्सेमाइड, और लेसिक्स में होता है फुरोसेमाइड। डाइटोर। चौथा दोगे आप एफ्टोइन, या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल है। अगर पेशेंट को सीजर एपिसोड आ रहे हैं तो उसको आपको लोडिंग डोज देना है। अगर सीजर के एपिसोड नहीं भी आया है तो भी अपन को प्रोफाइलेक्टिक एंटी एपिलेप्टिक देना है। तो उसके लिए एक अवेलेबल है एप्टोइन। अगर आपको प्रोफाइलेक्टिक दे रहे हो तो 100 मिलीग्राम TDS दोगे। अगर आपको एक्यूट स्टेटस एपिलेप्टिकस आ रहा है, उसको पेशेंट कंटिन्यूअसली सीजर्स आ रहे हैं, तो क्या डोज है उसका, वेट के हिसाब से है। वेट के हिसाब से आपको 20 मिलीग्राम, 15 to 20 मिलीग्राम, 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आपको लोडिंग डोज देना है। 15 to 20 मिलीग्राम मतलब किसी पेशेंट को 60 केजी वेट है, 60 केजी वेट है तो ऑलमोस्ट उसका 1000 आएगा, है ना। किसी पेशेंट का 50 है तो उसका 800 के आसपास आएगा लगभग। वेट के हिसाब से अगर देखो पेशेंट का वेट 60 से ऊपर 50 से ऊपर लग रहा है तो उसको 10 वाइल डाल दो। अगर 50 से नीचे के आसपास 50 के आसपास लग रहा है तो 8 एम्प्यूल डाल दो आप। 8 एम्प्यूल से आपको लोड करना है 88 मिलीग्राम इन 100 ml NS ओवर 15 मिनट। ये ध्यान रखना, ज्यादातर अपन लोड करके डाल देते हैं, उसको आधे घंटे तक चलाते रहते हैं। आधे घंटे तक चलाने का कोई मतलब नहीं है। उसको जैसे ही आप लोड कर रहे हैं उसकी रेट जो है, रेट भी बहुत फास्ट होनी चाहिए। 20 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से उसको चलना चाहिए। तो 20 मिलीग्राम पर मिनट मतलब 20 मिलीग्राम नहीं, और जल्दी देना चाहिए। अपन को ये है कि 15 मिनट के अंदर अंदर उसको खत्म कर देना है। अब पेशेंट को अपन ने एप्टोइन दे दिया, उसके बाद भी उसको अगर कंटिन्यूसली सीजर आ रहा है तब क्या करोगे, पहले तो उसको डायज़ेपाम दोगे ना, डायज़ेपाम दोगे
डायज़ेपाम 2 ml स्टेट दे दोगे और एप्टामाइन लोड कर दोगे। उसके बाद भी अगर उसको सीरियस आ रहा है तो फिर उसको मिडाजोलम का इन्फ्यूजन चालू कर दोगे। सर सीवीए में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, डायज़ेपाम से तो इंड्यूस हो जाएगा। सीरियस आ रहा है, सीरियस तो रोकने ही पड़ेंगे, तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी रखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सपोर्ट आप रखो, लेकिन जो एक्यूट सीवीए है, एक्यूट सीवीए में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है उसका उससे कुछ नहीं, वो तो ब्रेन से रिलेटेड होता है, कुछ उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो उससे कुछ नहीं होगा। मतलब डायज़ेपाम देने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, लेकिन उसको जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है ना वो तो ऊपर से हो रहा है, कुछ लंग्स की दिक्कत थोड़ी है उससे। इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। इंट्यूबेट तो वैसे भी करना पड़ सकता है उसको, अगर सीजर करके उसकी है। तो मिडाजोलम का इन्फ्यूजन चालू करना है। मिडाजोलम का इन्फ्यूजन कैसे दोगे, डिपेंड करता है अपन को सीजर्स कितना करना है। अपन 5 ml के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 ml मिडाजोलम 50 ml NS में डाल के उसको 10 ml पर आवर के हिसाब से सेट कर दो, फिर जैसा पेशेंट सेलेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से डोज टॉलरेट कर लो। तो पेशेंट जब तक उसको एक्यूट सीवीए के पेशेंट को अपन ने जब तक पेशेंट सीटी स्कैन के लिए नहीं गया है तब तक पेशेंट की कंडीशन देख के आरटी फोलिस चलवाया। आरटी फोलिस के बाद ये सब चीजें दे दी। इनके बाद अपन को जाना है उसको पेशेंट को सिटी स्कैन के लिए। सिटी स्कैन के बाद अगर सिटी में हेमरेज आता है या फिर इंफाक्ट आता है तो उसका अलग अलग मैनेजमेंट होगा। अगर हेमरेज आता है तो अपन को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो चीज अपन दे रहे हैं वही चीज कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि हेमरेज का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। हेमरेज में सिर्फ पेशेंट को जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम करना है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर मेडिसिन से कम हो जाता है तब तो ठीक है, अगर आपको मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि पेशेंट अपन जब तक पेशेंट की कोई भी एक्यूट सीवियर हेमरेज का पेशेंट है उसको पेशेंट को सर्जरी करना है नहीं करना, ये सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस क्या होता है, कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं। कॉन्शियस लेवल चेक करना है। जीसीएस जिसका जितना अच्छा रहेगा उतना कम चांसेस है उसको सर्जरी के। अगर जीसीएस स्केल इसका 3 है, जीसीएस स्केल 3 है मतलब क्या मतलब कुछ नहीं है, उसको पूरा ही अनकॉन्शियस है। जीसीएस मिनिमम स्केल, मिनिमम स्कोर है 3। सबको पता है कि नहीं ग्लासगो कोमा स्केल, हमने एक बार पूछा भी था इससे। ग्लासगो कोमा स्केल होता है, 15 पॉइंट होते हैं उसमें सिस्टम वाइज 6 5 4, ठीक है। ये लेकिन पढ़ के आना, इसलिए टाइम नहीं है अभी इतना। ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी एक्यूट सीवीए का पेशेंट है या हेमरेज का पेशेंट है या फिर ट्रॉमा का पेशेंट है, ये तीनों पेशेंट में काम आते हैं। कोई भी पेशेंट हेड इंजरी का आया है या फिर कोई पेशेंट हेमरेज का आया है या फिर एक्यूट सीवीए का आया है, इसमें पेशेंट की सर्जरी करना है नहीं करना ये सिर्फ ग्लासगो कोमा स्केल पे और क्लिनिकल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जब तक ग्लासगो कोमा स्केल ठीक है पेशेंट का 7 से ऊपर है तब तक कोई भी किसी को भी कोई सर्जरी के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है, क्योंकि पता है सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। सर्जरी के बाद पेशेंट वापस आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता। जब तक ग्लासगो कोमा स्केल 7 से ऊपर है तब तक कोई पेशेंट को सर्जरी के लिए नहीं बताते हैं। जब पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल 7 से डाउन होने लगता है तभी अपन बोलते हैं कि इसको सर्जरी कराने के बाद एक ऑप्शन है कि सर्जरी के लिए भेज सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट हेमरेज का अपने पास एडमिट हुआ है, अपन उसको जो उसका बीपी कंट्रोल करेंगे, उसके साथ में उसके जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको रिड्यूसिंग एजेंट देंगे। इसके अलावा ओरल में रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, पहला होता है एस्टाजोलामाइड। एस्टाजोलामाइड किस नाम से आता है, डायमॉक्स। 250 to 500 इसका डोज है, 250 से लेके 500 टीडीएस में। फिर आता है सीरप-ग्लिसरॉल। ये दोनों एजेंट का काम है इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करना। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम किसका कर सकते हैं, स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड भी कम करता है, मैग्नेटोल भी कम करता है, डायोटिक भी कम करता है। ये तीनों अपने अपने हिसाब से इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने के लिए दिए जाते हैं। बीपी कंट्रोल, बीपी कम करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल है अपने पास, इंजेक्टेबल अपने पास एंटी है। अगर उसका बीपी 200 से भी ऊपर आ रहा है तो एंटी दो। अच्छा, जो एक्यूट सीवीए है ना, एक्यूट सीवीए का एक गोल होता है बीपी कम करने का। एक्यूट सीवीए में पेशेंट का बीपी बिल्कुल तुरंत कम नहीं किया जाता। एक्यूट सीवीए में पेशेंट का ऑन एडमिशन जितना बीपी है ना उसका ऑलमोस्ट 15% जो है ना ये बीपी कम किया जाता है इनिशियल 24 घंटे हैं। कोई पेशेंट अपने पास 220 बीपी लेके आया है तो अपना टारगेट है उसका बीपी 180 तक पहुंचा दिया जाए, बस 180 से नीचे करने की बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है। अगर कोई पेशेंट 180 पे आया है तो उसका टारगेट है कि 150 तक पहुंचा दिया जाए।
तो अपना कोशिश है कि 15% तक उसका बीपी जो है रिड्यूस कर दिया जाए। इससे ज्यादा रिड्यूस करने की कोई इमरजेंसी नहीं है, इससे ज्यादा रिड्यूस करो तो कई बार उसके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। तो अपना सिर्फ टारगेट ये है कि पेशेंट का बीपी थोड़ा कम हो जाए। तो पेशेंट अगर पैनिक करता है तो उसको समझाना रहता है कि उसका बीपी हमें ज्यादा कम नहीं करना है, अगर बीपी ज्यादा कम कर दिया तो हो सकता है कि थक्का और बढ़ जाए। बीपी कम करने के लिए एंटीजी है, एंटीजी इसलिए यूज नहीं करती क्योंकि एंटीजी से बिल्कुल कम हो जाएगा बीपी। तो एक्यूट सीवी में हमने बहुत कम लिखा हुआ है एंटीजी। ठीक, लोबेटालॉल है, लोबेटालॉल यूज करते हैं। लोबेटालॉल अच्छा है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आराम से दे सकते हैं। जितना बीपी है उसके हिसाब से 20 या 40 मिलीग्राम टीडीएस में दे सकते हो। और क्या देते हैं? डायूरेटिक दे दो, डाइटो या लेसिक्स, थोड़ा बहुत बीपी वो भी कम करेंगे। ओरल टैबलेट इसके अलावा अवेलेबल है, ओरल टैबलेट सब दे सकते हैं। सर इनका डोज ऑल्टर किसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लोबेटालॉल, जैसे कार्डियक पेशेंट ऑलरेडी है, कोई सीवी लोबेटालॉल का कोई कंटेंट अगर नहीं, सब में दे सकते हो। ब्रेडिकार्डिया में है, अगर ब्रेडिकार्डिया 50 से कम है तो जरूर नहीं देते हैं, लेकिन 50 से कम बहुत ही कम ही लोगों का कम ही आता है। तो बाकी ऐसे कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है लोबेटालॉल का। ओरल एजेंट भी सभी को पता है, एम्लोडिपिन यूज करते हैं, टेलमिसार्टेन यूज कर सकते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन से हैं? बीटा ब्लॉक, एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टेन, मेटाप्रोडोल और निकार्डिया रिटार्ड, मॉक्सिनिडिन, सिलिडिपिन। इतनी एंटी हाइपरटेंसिव है। ये एंटी हाइपरटेंसिव के भी नाम सबको याद रहना चाहिए। एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टेन, मेटाप्रोडोल, निकार्डिया रिटार्ड, मॉक्सिनिडिन, सिलिडिपिन। कहीं पे भी जा लो, कहीं पे भी कोई भी आपकी किसी भी दूसरे अपने नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल के भी पर्चे आप निकाल लो, उसमें इतने एंटी हाइपरटेंसिव, ये 99% तक इतनी एंटी हाइपरटेंसिव यूज होते हैं। तो आपको इनके डोज होंगे, कम से कम दूसरे हॉस्पिटल के पर्चे को भी आप आसानी से समझ पाओगे। अभी आप लोग देखते हो, आप लोग फाइल पढ़ते हो, फाइल में दूसरे हॉस्पिटल के अगर आप पर्चे देखो तो आधी चीजें समझ में नहीं आती होंगी क्या लिखा है। डायग्नोसिस पढ़ो, डायग्नोसिस में भी आपको आधी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आपको इन चीजों के बेसिक्स नॉलेज होंगे तो बाकी चीजें समझने में आसानी रहेगी। चलो एक्यूट ये हो गया। उसके बाद सीएलडी। सीएलडी क्या होता है? क्रोनिक लिवर डिसीज। क्रोनिक लिवर डिसीज है, पेशेंट का लिवर काम करना बंद कर दिया है। लिवर काम करना बंद कर दिया तो लिवर जो काम करता है वो अपन को बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, एक काम लिवर क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और क्या करता है लिवर? है यूरिया नहीं। क्रोनिक लिवर डिसीज है। क्रोनिक लिवर में क्या है? लिवर खराब हो गया है, यहाँ से पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन मोटी हो गई है, पोर्टल वेन मोटी होने के कारण यहाँ से फ्लूइड निकल के पेशेंट को असाइटिस हो गई है। तो कोई भी क्रोनिक लिवर डिसीज का पेशेंट है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? पेशेंट को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी आ गई है। तो अपन को ये देखना है कि पेशेंट जो है इसकी जो पोर्टल वेन के कारण जो इसमें फ्लूइड आ रहा है वो कम करना है। दूसरा, इसके साथ जो अपन को प्रोटीन, हीमोग्लोबिन उसकी कमी हो गई वो पूरी करना है और पेशेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में ना जाए, इसका ध्यान रखना है। तो ये तीन चीजों के हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट देना रहता है। तो ट्रीटमेंट क्या देते हैं क्रोनिक लिवर डिसीज के पेशेंट को? अपन पहला अपन देते हैं एल्बुमिन अपन देंगे। एल्बुमिन का भी रोल है, अगर पेशेंट का एल्बुमिन बहुत ज्यादा कम है और पेशेंट को लगता है कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में चला जाएगा तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में न जाने के लिए भी इसको एल्बुमिन इन्फ्यूजन देते हैं। एल्बुमिन कैसे आता है? ह्यूमन एल्बुमिन 20% 100 ml की वॉइल होती है, प्रीफिल्ड वॉइल है, उसको 4 to 6 आवर के अंदर देना रहता है। इसका बहुत ज्यादा कुछ कंट्राइंडिकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि महंगी आती है। यही कंट्राइंडिकेशन है। दूसरा, आप उसको डायूरेटिक दोगे क्योंकि पेशेंट को क्रोनिक लिवर डिसीज का असाइटिस हो गई है, असाइटिस से पेट भर गया है तो उसमें अपन को पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए कॉमनली यूज जो डायूरेटिक होती है वो कॉम्बिनेशन यूज में फुरासेमाइड प्लस स्पाइनोलेक्टोन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की देते हैं। क्यों देते हैं कॉम्बिनेशन ये? क्योंकि एक जो है फुरासेमाइड क्या होता है? शरीर से पानी के साथ साथ पोटेशियम भी निकाल देता है। तो एक स्पाइनोलेक्टोन ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है। ये जो ऐसी डायूरेटिक है ये पोटेशियम को नहीं निकालती, पोटेशियम को रिटेन करके रखती है। तो जब अपन इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना तो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया नहीं होता है।
ज्यादातर अपन ने देखा होगा डायोटेक इनिशियल डोज में हम किसी को भी देते हैं तो डाइटोर प्लस या डाइटोर प्लस देते हैं, या लेसिलेक्टोन या फिर टॉर्सेंट प्लस, अलग अलग नाम से आ रही है लेकिन सब में प्लस लिखा होता है। ये इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट को अकेले डाइटो या अकेले लेसिक्स दोगे ना, कोई पेशेंट आपको ऊपर देखो वार्ड में किसी पेशेंट को हाई डोज लेसिक्स दे रहा है या हाई डोज डाइटो दे रहा है तो साथ में हम क्या ऐड कर देते हैं, ओट क्लोज, क्योंकि पेशेंट को पता है कि अगर हाई डोज दोगे थोड़े टाइम बाद उसको हाथ पैरों में क्रैम्प आने लगेंगे पोटेशियम की कमी के कारण, तो उसको पोटेशियम साथ में देना रहता है क्योंकि वो पानी के साथ साथ पोटेशियम भी निकाल देता है बॉडी का। दूसरा प्रोप्रानोल होते हैं, प्रोप्रानोल आता है सेप्लारेले नाम से, सेप्लारेले, इंडराल, इन नामों से आता है। ये क्यों देते हो, ये पोर्टल हाइपरटेंशन इसको कम करता है, तो ये पोर्टल वेन डायलेट हो गई है उसको कम करता है प्रोप्रानोल, तो प्रोप्रानोल देते हैं। एक हो गया डायोटेक, दूसरा अपन उसको क्या देते हैं, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड क्या होता है, लिवर प्रोटेक्टिव होता है, लिवर प्रोटेक्टिव होता है, बाइल सिक्रीशन को, बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे कि जितना हो सकता है पेशेंट का जो बिलोबिन रेज हो गया है उसको कम करने की कोशिश करता है, यूरिन से निकालने की कोशिश करता है, मोशन से निकालने की कोशिश करता है। तो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का डोज होता है 300 मिलीग्राम TDS। इसके अलावा क्या देते हैं, L-ornithine, L-aspartate, लॉर्नेट या फिर बहुत सारे नाम से आता है, लोला होता है, L-ornithine, L-aspartate, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एक यूरिया साइकिल होता है, यूरिया साइकिल है जिसमें कि पेशेंट अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल होता है जिसके लिए जिसमें एक एंजाइम होता है L-ornithine, L-aspartate, ठीक है। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है लिवर पेशेंटों में, जिससे कि पेशेंट अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये अमोनिया क्या करता है, ये अमोनिया जाके दिमाग में बैठ जाता है और पेशेंट को हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में कन्वर्ट कर देता है। तो पेशेंट जो भी क्रोनिक लिवर डिसीज का पेशेंट है, ये प्रोफाइल एक्टिविटी अपन अगर बहुत ज्यादा हाई उसका बिलिरुबिन है, हाई उसके एंजाइम है, तो अपन को लगता है कि पेशेंट हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में चला जाएगा, उन पेशेंटों को अपन प्रोफाइल एक्टिविटी चालू कर देते हैं L-ornithine, L-aspartate, ठीक है। लॉर्नेट देखा होगा, हर किसी पेशेंट को नहीं देते, जिस पेशेंट को इनिशियल में अपन लगता है कि अपन पेशेंट हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में चला जाएगा, उन्हीं पेशेंट को ये दिया जाता है। डोज इसका BD तक दे सकते हैं, इन्फ्यूजन मतलब वही या तो ओरल भी दे सकते हैं या फिर इंजेक्टेबल दो। और क्या देते हैं CLD में, एक स्टेरॉइड, एल्कोहलिक लिवर डिसीज, एल्कोहलिक लिवर डिसीज डेक्सट्रोज का कोई ऐसा प्रूवन रोल नहीं रहता है, वो क्रोनिक लिवर एल्कोहलिक लिवर डिसीज में अपन मानते हैं कि एल्कोहलिक पेशेंटों को थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, इसलिए उन लोगों को डेक्सट्रोज देता है, ऐसा कोई प्रूवन रोल तो है नहीं, फिर भी डेक्सट्रोज दे दो। डेक्सट्रोज में MDI जो देते हैं ना, क्रोनिक लिवर क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है उन लोगों के लिए रहता है कि डेक्सट्रोज में MDI दे दो, तो उन लोग को जो ब्रेन में कई बार उसमें एंजाइम्स की कमी है वो MDI में क्लियर हो जाएगी, तो साथ में डेक्सट्रोज दे दो। डेक्सा देते हैं एल्कोहलिक लिवर डिसीज के पेशेंट में, जो भी क्रोनिक एल्कोहलिक लिवर डिसीज के पेशेंट है और हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में जा रहा है, उसमें स्टेरॉइड का भी रोल होता है, तो स्टेरॉइड भी साथ में देते हैं। तो बस लिवर डिसीज के पेशेंटों को लगभग इतनी मेडिसिन देते हैं, याद रखने लायक ये डोज आपको याद रखना है। लॉर्नेट हेपाकाइन का डोज याद रखना है, डायोटेक क्यों देते हैं ये याद रखना है, और उसके अलावा बोवेल वॉश, सबसे मेन तो यही है। बोवेल वॉश है, बोवेल वॉश क्या करते हैं, क्योंकि जितना भी अमोनिया है ना, अमोनिया पैदा वहीं से होता है, गट से पैदा होता है, तो अपन को मेनली ये है कि अमोनिया को निकालना है। बोवेल वॉश का मतलब है ये, बोवेल वॉश करा इसलिए रहे हैं अपन को कि पेशेंट का अमोनिया निकल जाए, तो बोवेल वॉश सिर्फ उन्हीं पेशेंटों को कराते हैं जो कि पेशेंट ऑलरेडी हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में सेटल हो चुके हैं। तो बोवेल वॉश कैसे करते हैं, बोवेल वॉश कैसे कराते हैं बताओ। इनिमा कैन है, NS डाला, उसमें कैप्सूल एम्पिसिलिन 4 एमपी और कोई भी अपन को डोज दे दे रहा है 3 से 4 एमपी, 3 से 4 टीस्पून, ठीक, लैक्टोलोज दे दिया 3 से 4 टीस्पून, कैप्सूल एम्पिसिलिन 4 डाल दिए, ठीक। इनको डाल के इनिमा कैन के थ्रू पर रेक्टल पुश करना है, हाँ, और उसको कम से कम आधे घंटे तक वहां रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वापस निकाल देना है। CLD का हो गया। अगला आते हैं CKD।
सीकेडी है, पेशेंट की किडनी खराब हो चुकी है। अब किडनी जो जो काम करती है वो काम अपन को दवाइयों से देना है, ठीक है। और इसमें ध्यान जो चीज देना है उससे ज्यादा चीजें ध्यान ये रखनी पड़ती है क्या नहीं देना है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट है अपने वार्ड में ही होते हैं। वार्ड में कई पेशेंट होते हैं कि जो जिनकी किडनी है यूरिक क्रिएटिनिन लेवल कम आता है। अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है 1.2 लेस देन 1.1 होता है। अगर ये क्रिएटिनिन लेवल 1.1 से लेके 1.5 तक पहुंच गया है, इसका मतलब ये रहता है कि पेशेंट की 50% किडनी डैमेज हो चुकी है। अपन को देखने में लगता है कि सिर्फ 1.1 से 1.5 हुआ है, 1.5 तक हो गया, इसका मतलब उसकी 50% किडनी डैमेज हो चुकी है। और 1.5 से अगर 2.5 आ गया है, इसका मतलब पेशेंट सीकेडी स्टेज 5 में पहुंच चुका है, मतलब किडनी की आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। उल्टा रहता सर उसको, उल्टा कैसे? तो देखने में अपन को लगता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल 2.5 हो गया, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की एंड स्टेज किडनी डिसीज में जा चुका है। तो कोई क्रोनिक पेशेंट है, बीपी का पेशेंट आपके पास आया है और आपके पास किडनी लेवल अगर 2.5 है उसका, इसका मतलब ये है कि उसकी किडनी पूरी खराब हो चुकी है। एक्यूट किडनी इंजरी अलग होती है, सीकेडी अलग होता है। सीकेडी मतलब कि अगर 6 महीने से ज्यादा पेशेंट का 6 महीने से ज्यादा उसका किडनी फंक्शन डिरेंज रहा है, तो कोई भी पेशेंट है सीकेडी का, डायबिटिक का है, डायबिटिक का पेशेंट का अगर 1.5 अगर क्रिएटिनिन आ गया, मतलब 50% डैमेज हो चुकी है उसकी किडनी। 2.5 में मतलब कि कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है, स्टेज 5 में पहुंच चुका है सीकेडी खत्म। तो ये लेवल आपको याद रखना है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल कितने पे कितना है। अब इसी के हिसाब से अपन डोज अल्टर करते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है जो किडनी पेशेंटों को नहीं दी जाती है? पहला पेन किलर, ये ध्यान रखना है किडनी पेशेंटों को सिर्फ एक ही ड्रग दे सकते हैं, या तो पैरासीटामोल या तो फिर ट्रामाडोल। पेन किलर के हिसाब से आप कोई भी किसी भी तरीके का पेन हो उसको, चाहे हेडेक हो रहा हो, चाहे बॉडी हो रहा है, कहीं का भी दर्द है, सिर्फ या तो पैरासीटामोल ले सकते हैं या ट्रामाडोल ले सकते हैं। इसके अलावा कोई पेन किलर दे ही नहीं सकते उसको। पेन किलर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक में क्या क्या चीज नहीं देनी है? अमीगासिन, जेंटामाइसिन, ये टोटली कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, ये टोटली देना ही नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी एंटीबायोटिक है उनका डोज मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। मेरोपेनम, पिप्रासिन, टेजोबैक्टम, लीवोफ्लॉक्स और मेरोपेनम का डोज है। मेरोपेनम का डोज जो है ये आपको ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस कर देना है। मतलब आप 1 ग्राम टीडीएस दे रहे हो तो उसको 500 मिलीग्राम टीडीएस कर दो। पिप्रासिन टेजोबैक्टम का एडल्ट डोज होता है 4.5 मिलीग्राम टीडीएस, तो इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप 2.25 टीडीएस दो या फिर 4.5 बीडी दे दो। लीवोफ्लॉक्स का नॉर्मली डोज है ना अपन थोड़ा सा कम देते हैं, अपन 100 ml बीडी तक इसको डोज दे सकते हैं। 100 ml बीडी नॉर्मल डोज रहता है। इसको किडनी पेशेंटों में 100 ml ओडी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं देते। नॉर्मली जो पेशेंट है ना अपन वार्ड में पेशेंट है उसको अपन देखते हैं सीवीटी के हिसाब से 100 ml बीडी तक दे सकते हैं। चलो, लीवोफ्लॉक्स का डोज है। और अब ये तो एंटीबायोटिक हो गई, और क्या क्या चीज होती है? मैनिटोल भी यूजली जब तक किडनी पेशेंटों को कोई एक्यूट इमरजेंसी नहीं हो मैनिटोल नहीं देते। अगर दे भी रहे हो तो उसका हाफ डोज देना है, 50 ml टीडीएस। एंटीवायरल ड्रग कौन सी होती है? एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का नॉर्मल डोज क्या है? 500 मिलीग्राम टीडीएस इन 100 ml एनएस। किडनी पेशेंटों में 500 मिलीग्राम ओडी। ठीक है, ये सीकेडी की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत नेफ्रोपैथी है तो पीडी दे सकते हैं। और एंटीफंगल किसी ने यूज करी है? एंटीफंगल कौन सी यूज करते थे इंजेक्टेबल? एम्फोटेरासिन बी। एम्फोटेरासिन बी है, उसका भी डोज हाफ करना रहता है इसमें। ठीक है, देते क्या है किडनी पेशेंटों को? किडनी पेशेंट का अपना एक ही काम है, किडनी पेशेंट को 3 चीजें मेंटेन करनी है। पहला, उसका बीपी मेंटेन करना है। दूसरा, फ्लूइड ओवरलोड मेंटेन करना है। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेंटेन करना है। चौथा,
एनीमिया मेंटेन करना है। हाइपरटेंशन कौन सी हाइपरटेंसिव हम दे सकते हैं, तो टेलमिसार्टेन कंट्रा इंडिकेटेड होती है इसमें, तो टेलमिसार्टेन के ग्रुप की कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन, निकार्डिया रिटार्ड, बीटा ब्लॉकर, मेटाइजर, ये सब दे सकते हैं। मॉक्सिनिडिन, ये चारों ग्रुप की एंटीबायोटिक्स अपन इसमें दे सकते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए। एक ही चीज ध्यान रखना है, टेलमिसार्टेन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है अगर क्रिएटिनिन लेवल 2 तक पहुंच गया है तो 2 के बाद कंट्रा इंडिकेट होती है, 2 से ऊपर में नहीं देते हैं। फ्लूइड ओवरलोड के लिए अपन क्या देते हैं इसमें, डाइटोर या लेसिक्स। इस पेशेंटों को, किडनी पेशेंटों को अपन कोई भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज नहीं करते, मतलब स्पाइनोलेक्टोन यूज नहीं करते इसमें। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि किडनी पेशेंटों में ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा होता है ना, तो अपन को ऐसे पेशेंटों में डाइटोर या लेसिक्स बस देना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि ज्यादातर किडनी पेशेंट में पोटेशियम बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेंटेन करने के लिए सोडा बाइकार्ब देते हैं, या फिर उसके हिसाब से अलग पोटेशियम बाइंडर वगैरह देते हैं। उसके अलावा इसमें एनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोविटामिनोसिस होती है, तो एनीमिया के लिए लिवोजैन, अलग अलग तो कैल्शियम विटामिन की मेडिसिन दे दो। मेन एम यही रहता है किडनी पेशेंटों में कि अपन को फ्लूइड ओवरलोड कब करना है और बीपी मेंटेन करना है। यूरिन मेजर इसलिए फ्लूइड ओवरलोड ही तो मेंटेन करना है ना। फ्लूइड ओवरलोड है ना, किडनी पेशेंट किडनी छान नहीं रही है तो आप डाइटोर या लॉसिन दोगे। डाइटोर का मैक्सिमम डोज क्या है, 200 मिलीग्राम। डाइटोर या फ्लोसमाइड या टॉर्समाइड दोनों का मैक्सिमम डोज होता है 200 मिलीग्राम पर डे, तो आप 60 मिलीग्राम टीडीएस तक मैक्सिमम दे सकते हो, उसके बाद जरूरत नहीं है देने की। हो गया, और कौन सा है, LRTI मतलब LRTI ध्यान रखें, LRTI होता है हमेशा ग्राम पॉजिटिव से, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में आते हैं स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव से होते हैं। तो सबसे मेन काम है इसमें क्या, एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक शुरुआत करो आप एजिथ्रोमाइसिन से। एजिथ्रोमाइसिन का डोज क्या है, 500 मिलीग्राम ओडी, या फिर इंजेक्टेबल देना हो तो 500 मिलीग्राम इन 100 ml NS, या 500 अगर रिएक्शन हो रही है तो। लिवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम ओडी या फिर 100 ml इन्फ्यूजन में। तीसरा अमॉक्सिक्लेव का डोज 625 TDS या BD, डिपेंड करता है इन सीवियरिटी लेवल। और क्या है, IVD 1.2 ग्राम BD, IV ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम BD। इसके बाद नहीं, पहले तो एंटीबायोटिक ही यूज करता है। एंटीबायोटिक जो काम पॉजिटिव में क्या कर सकते हैं, सीवियरिटी के हिसाब से। अगर माइल्ड है तो एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सिसिन दो, उससे ज्यादा है तो अमॉक्सिक्लेव दो, उससे ज्यादा है तो लेनाजोलेट 600 मिलीग्राम BD, और अगर इन्फ्यूजन में है तो भी 300 ml का इन्फ्यूजन होता है। और इसको BD जो लेनाजोलेट देते हैं ना, इनके इन्फ्यूजन में ध्यान रखना है कि लेनाजोलेट की जो बॉटल आती है उसको, उसमें डेक्सोज होता है। शुगर पेशेंटों में वो उसमें ध्यान रहना रहता है, शुगर पेशेंटों में लेनेट देने से डेक्सोज लेनेट इन्फ्यूजन अगर आप लगा रहे हो तो शुगर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि शुगर बढ़ जाएगी उनकी। और फिर आपने कहा में मेरोपेनम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सब कहीं चलेगा। मेरोपेनम होता है, सेफ्ट्राइजोन चलेगा, सेफ्ट्राइजोन प्लस टेजोवेक्टम। मोन्टाज में क्या होता है, कितने कितने रोज में, क्या क्या फिर से बोलो, पता है तो बताओ। 1 ग्राम सेफ्ट्राइजोन रहता है और 125 टेजोवेक्टम होता है। पेप्रासिन टेजोवेक्टम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, पेप्रासिन प्लस टेजोवेक्टम। पेप्रासिन कितना होता है, 4 ग्राम, टेजोवेक्टम होता है 500 मिलीग्राम। हाँ, मोन्टाज लेकिन 1 ग्राम होता है, लेकिन उसमें होता 1125 है, टेजोवेक्टम 125 होता है। तो ये तो एंटीबायोटिक है, ये इतनी एंटीबायोटिक अपन डोज दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा क्या देते हैं LRTI में,
लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको कम करने के लिए क्या दोगे? एक एंटी इन्फ्लामेटरी दोगे, कोई सा एंटी इन्फ्लामेटरी दोगे, स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर दोगे, डेक्सा दोगे, डेरिफाइलिन दोगे। डेरिफाइलिन का डोज क्या है? 1 एमपी IV TDS, डेक्सा 2 cc TDS। अगर पेशेंट को लग रहा है कि डेक्सा या फिर सीवियर इन्फ्लेमेशन है तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हो। मिथाइल प्रेडनिसोलोन का डोज क्या है? 125, 250, 500, 1 ग्राम। सबके आते हैं, अपने हिसाब से सीवियरिटी के हिसाब से दे दो। और क्या दोगे? ये तो अपन को इंजेक्टेबल हो गया। नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन तुम लोग कैसे कराते हो? नेबुलाइजेशन मैंने कई बार बोला है, सिटिंग पोजीशन में कराना है। नेबुलाइजेशन लिखा है मैंने इप्राजेस ब्यूनेस से। दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है कभी भी। पहले आप इप्राजेस दो, उसमें 2 ml इप्राजेस है, 2 ml NS मिलाओ, इससे पूरा नेबुलाइज करो। उसके बाद ब्यूनेस दो, ब्यूनेस से 2 ml दोनों मिला के नेबुलाइज करो। दोनों को मिला के नहीं देना है। अगर दोनों को मिलाना ही होता तो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आने लगती। इनकी कॉम्बिनेशन मेडिसिन क्यों नहीं आती? क्योंकि दोनों को मिलाना रहता ही नहीं है। पहले इप्राजेस से 2 ml NS के साथ अलग से नेबुलाइज कराओ, उसके बाद ब्यूनेस से अलग से नेबुलाइज कराओ। दोनों को मिला के नेबुलाइज नहीं कराना है किसी को, ठीक है? अब किसी को भी नेबुलाइज कराओगे तो अलग अलग नेबुलाइज कराना है, मिला के कभी नेबुलाइज नहीं कराना है। टैबलेट ब्यूसेरिक में क्या होता है? N-acetylcysteine। इसका काम क्या होता है? डिसॉल्व करना। तो ये म्यूसिनेक इंजेक्शन में भी आता है, इंजेक्शन म्यूकोमिक्स नाम से आता है। अगर आप नेबुलाइज दे रहे हो तो नेबुलाइज को म्यूकोमिक्स से कराओ, जिससे कि कफ, अगर पेशेंट बोल रहा है कि कफ उसको नहीं निकल रहा है तो म्यूकोमिक्स से आप नेबुलाइज करा लो, उससे कफ निकल जाएगा। सेपरेट म्यूसिनेक दो, ड्राई सीवियर ड्राई कफ हो रहा है उसके लिए। कफ सिरप, कफ सिरप कितने टाइप के आते हैं? 2 ही टाइप के कफ सिरप आते हैं, 3 टाइप के मान लिया जाए। एक होता है डेक्सोमेथासोन, एक होता है कौन सा? ब्रोंकोडायलेटर, तीसरा होता है सेडेटिव। सेडेटिव जो है कोडीन कंटेनिंग होते हैं, वो आजकल कंट्राइंडिकेटेड हो गए हैं। जो आते हैं ना सी जिसके भी आगे लगा होता था पहले, कोडिस्टार और एस्कोरिल सी कंटेनिंग वाले जो रहते हैं ना, कोडिस्टार रहते हैं, ये आजकल बैन हो गए हैं, तो आजकल मिलते ही नहीं है। हालांकि ड्राई कफ के लिए सबसे अच्छी यही है। फिर अब बचे हैं 2 ही कफ, एक डेक्सोमेथासोन कंटेनिंग, एक ब्रोंकोडायलेटर कंटेनिंग। तो अस्थाकाइन DX, मैकबेरी DX और एस्कोरिल D, जिसमें भी DD लगा रहता है ना आखिरी में, ये सब डेक्सोमेथासोन कंटेनिंग है। ये ड्राई कफ URTI के लिए यूज होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें सिर्फ थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है और ट्रैकिया के ऊपर तक है। जो LRTI है, जहां पेशेंट ब्रोंकोडायलेटर कब यूज करते हैं? जब पेशेंट को रोंकाई या बीज आ रहे हैं, ठीक है? पेशेंट को ऑस्कल्टेशन में अगर कहीं रोंकाई आ रहे हैं तब उसको XTLS लिवोसाल्बुटामॉल या फिर कोई भी ब्रोंकोडायलेटर करते नहीं है। क्या स्टेटस पेशेंट? ठीक हो गया LRTI में। अब आगे ANC पेशेंट को तो हमें सब इसका तो है ना कि है कंट्राइंडिकेशन कौन-कौन सी है? मेडिसिन। हाँ, देखो ANC मेडिसिन की जो डिसीज की लिस्ट है, ANC A B C D। ABCD के बारे में पता है किसी को? कोई सी मेडिसिन होती है, आप नेट पे डालोगे ANC कैटेगरी, क्योंकि इसकी लिस्ट है। ANC कैटेगरी में A B C D ग्रुप होते हैं। ANC कैटेगरी A टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी। इस ड्रग में ऑलमोस्ट एक भी दवाई नहीं है, ठीक है? जो टोटली सेफ है। तो नेट पे पढ़ लेना, कहीं पे भी कोई सी ANC कैटेगरी A लिखा ही नहीं होगा। कोई भी दवाई है जो ANC कैटेगरी A में नहीं आती है, हार्डली एक आध दवाई होती है, जैसे कि मल्टीविटामिन जो है वो आ सकती है ANC कैटेगरी A में, नहीं तो कोई भी दवाई है वो ANC कैटेगरी A में है नहीं। कुल मिला के ANC को कोई भी दवाई सेफ है ही नहीं। कुछ भी आप दोगे तो ANC कैटेगरी B और C में आएंगी। D जो है ये टोटली कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है? ये तो कभी देनी नहीं है अपन को प्रेगनेंसी में। अब आते हैं C और D में। ये भी D मेडिसिन तब दी जा सकती है जब अपन को पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, जब अपन को पेशेंट की लाइफ सेव करनी हो, अपन को बच्चा नहीं देखना,
ठीक है। तो ANC कैटेगरी डी की मेडिसिन तभी देनी है अपन को जब पेशेंट की लाइफ सेव करनी है अपन को, ठीक है। जब पेशेंट को अपन को बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं है, पेशेंट की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन में डी वाली मेडिसिन भी दी जाती है। अब बी और सी ऐसी है, बी कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपको स्टडी हुई है कि जो ह्यूमन स्टडी है, ह्यूमन स्टडी में ये सेफ है बट एनिमल स्टडी में अनसेफ है, ठीक है। या फिर एनिमल स्टडी में सेफ है और ह्यूमन स्टडी हुई नहीं है, ऐसी दवाइयां जो है बी कैटेगरी में आएंगी। क्या है, ह्यूमन स्टडी में या तो सेफ है और एनिमल स्टडी में अनसेफ है, और या तो एनिमल में सेफ है और ह्यूमन स्टडी हुई नहीं है उसकी अभी, तो ये कैटेगरी बी में आएंगी। कैटेगरी सी में ऐसी आएंगी कि ह्यूमन में है ये अनसेफ में आ रही है लेकिन एनिमल में सेफ है, या फिर ह्यूमन स्टडी हुई नहीं है और एनिमल में अनसेफ है, ऐसी कैटेगरी सी में आ जाएंगी ये, समझ गए, ठीक है। तो अब आपको बी और सी कैटेगरी की दवाइयां दी जा सकती हैं। बी की दवाइयां आंख बंद कर के दे सकते हो। जो सी की दवाइयां हैं, सी की दवाइयां में अपन को थोड़ा सा देखना रहता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ही दो, लेकिन फिर भी ओवरऑल के देखा जाए तो सी वाली दवाई भी दी जा सकती है, सी वाली तक कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो आप कोई सी भी मेडिसिन अगर दे रहे हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप सिर्फ एक ही डाल दो, उस दवाई का नाम लिखो। जब ये जो कैटेगरी ये है ना ABCD, इसको भी तीन भाग जो ट्राइमेस्टर होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ट्राइमेस्टर में कैटेगरी होती है। हो सकता है कुछ मेडिसिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैटेगरी A हो या कैटेगरी B हो, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर में कैटेगरी D हो जाए, कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में B हो, कुछ थर्ड में D हो जाए, इस टाइप का। तो तीनों ट्राइमेस्टर की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इसके बेसिक जो ड्रग अपन कॉमनली यूज कर सकते हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी है। कॉमनली यूज ड्रग कौन सी होती है? चलो एंटीबायोटिक से आते हैं। एंटीबायोटिक जो टोटली कैटेगरी बी की हैं, कैटेगरी बी में आती हैं, सेफ है प्रेगनेंसी में, वो क्या आती हैं? पहला सेफ्ट्राइजोन, दूसरा ऑगमेंटिन अमॉक्सिक्लेव, तीसरा एजिथ्रोमाइसिन, चौथा क्लिंडामाइसिन, चार ही देखी है। और ये है कैटेगरी बी की ड्रग्स, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी सी में कौन कौन सी आ जाती हैं और कैटेगरी डी में कौन सी आती हैं। अब ये तो सी की आ गई, ये यूज कर सकते हैं। जो यूज नहीं करनी है वो कौन कौन सी है? पहला लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर अदर फ्लोरोक्विनोन्स। फ्लोरोक्विनोन्स अदर कौन सी है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और कॉमनली ये यूज करते हैं। तो इन दोनों के बारे में ये है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैटेगरी डी में आएंगी, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैटेगरी सी में पहुंच जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि जितना भी जो डेवलपमेंटल होता है, डेवलपमेंटल एनॉमली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा डेवलपमेंट होता है, पूरा जो है ग्रोथ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सीधे ग्रोथ बस हो रही है उसकी, जो चीज ऑर्गन जो बनना है ना, वो ऑर्गन बनना है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ऑर्गन बन चुके हैं उनकी ग्रोथ होनी है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो चीजें आती हैं वो लेबर से रिलेटेड आती हैं। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी ड्रग्स दी जाती है ना, वो ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि डेवलपमेंटल एनॉमली ना पैदा करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो ज्यादातर दवाइयां सेफ होती हैं, बहुत ही कम दवाइयां ऐसी हैं जो कि कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो दवाइयां, वो दवाइयां नहीं दी जाती हैं जो दवाइयां लीवर प्रेसिपिटेट कर दें, है ना। कुछ दवाइयां हैं लीवर प्रेसिपिटेट कर देती हैं, कुछ दवाइयां जो है और जो बढ़ा देती हैं साइज को एकदम से बेबी के, कुछ दवाइयां IUGR कर देती हैं। तो वो उन चीजों से रिलेटेड दवाइयां कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो एक होती है लीवोफ्लॉक्सासिन, एक होती है, वो तो फ्लोरोक्विनोन्स हो गई, वो कैटेगरी डी आएंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मेट्रोजिल कॉमनली ड्रग यूज करते हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैटेगरी डी है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैटेगरी सी है। तो आप मेट्रोजिल भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना है, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हो। अमीगासिन तीनों कैटेगरी में, तीनों ट्राइमेस्टर में कैटेगरी डी है, अमीगासिन को देना ही नहीं है।
लगभग एंटीबायोटिक इतनी देते हैं अपन, सेफ एंटीबायोटिक याद रखो, और जो अनसेफ जो है वो नहीं देनी है वो याद रखो। अच्छा, तो पेन किलर आ रहे ना, ये तो एंटीबायोटिक में है। अब आए हैं क्या दूसरा, पेन किलर। पेन किलर में ये है कि आप ज्यादातर केसेस में पैरासीटामोल ही देना है। अगर एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में आप नेप्रोक्सेन दे सकते हो, इंडोमेथासिन दे सकते हो। ये जो है ना इसके अलावा आता है ट्रेमाडोल। जो ट्रेमाडोल होता है थोड़ा सेडेटिव होता है, इसको ट्रेमाडोल का यूज अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बेबी की ग्रोथ पूरी हो चुकी रहती है, तो बेबी को सेडेशन ना हो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन सेडेटिव एजेंट नहीं देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ट्रेमाडोल दे सकते हो। पैरासीटामोल हमेशा सेफ है, पैरासीटामोल कैटेगरी बी में आएगी, तो उसको तीनों ट्राइमेस्टर में कभी भी दे सकते हो। नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, इनका डोज है सिंगल डोज आप दे सकते हो। कोई अगर सीवियर पेन का आ रहा है तो दे सकते हो। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी भी कंडीशन में नहीं देना है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आप पैरासीटामोल ही दे सकते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप इंडोमेथासिन वगैरह या नेप्रोक्सेन देते हो तो उसको क्या हो सकता है, वो है ना पीडीएस है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, तो डक्टर के क्लोजर में ये दिक्कत करते हैं। तो इंडो पेन किलर कोई भी दोगे पेशेंट को आगे पीडीए की एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो आगे ध्यान रखना है, पेन किलर में मैक्सिमम चांस आपको पैरासीटामोल ही देना है। एक दो डोज आप ट्रेमाडोल के दे सकते हो, एक दो डोज नेप्रोक्सेन के दे सकते हो, इसके अलावा कोई भी पेन किलर नहीं देना। एक्यूट इमरजेंसी है, सीवियर है, ज्यादातर पेशेंटों में पेन किलर कब जरूरत पड़ती है, हेडेक की। प्रेगनेंसी में दौरान, प्रेगनेंसी में माइग्रेन क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी वाले पेशेंटों में माइग्रेन ज्यादातर हेडेक से प्रेजेंट करते ही है। तो हेडेक के लिए एक दो डोज आप नेप्रोक्सेन की दे सकते हो, बाकी ज्यादातर केसेस में पैरासीटामोल ही देना है। और कौन सी ड्रग, एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक में एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है सेट्रिजिन, सेकंड ट्राइमेस्टर होती है लिवोसेट्रिजिन। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली, फर्स्ट वाली होती है सेट्रिजिन, ये ज्यादा सेफ होती है लिवोसेट्रिजिन की अपेक्षा। तो कोई पेशेंट को अगर एंटी एलर्जिक देनी है तो आप कोशिश करो कि सेट्रिजिन दो, ना कि लिवोसेट्रिजिन। और बताओ, क्लास बताओ ग्रुप की। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी में 4 ही हैं। एक होती है अल्फा मिथाइल डोपा, लोबेटेलॉल और नेफिडेपिन। चौथी कौन सी है, मैक्सल तो एंटी एपिलेप्टिक है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव थोड़ी देते हैं। तो ये आप ये कि कोई पेशेंट को ऑलरेडी पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, जैसे उसको प्रेगनेंसी हो गई है या फिर पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करना है तो उसको उसी टाइम पे आपको शिफ्ट कर देना रहता है, क्योंकि जितनी भी यही 3 सेफ है। अल्फा मिथाइल डोपा का डोज क्या है, 250 मिलीग्राम चालू होता है, मैक्सिमम डोज कितना है 2000 मिलीग्राम। तो अल्फा मिथाइल डोपा आप 250 मिलीग्राम ओडी से चालू करो, 500 मिलीग्राम क्यूआईडी तक दे सकते हो। लोबेटेलॉल का डोज क्या है, क्या ओरल 100 मिलीग्राम से चालू होता है, मैक्सिमम डोज है 1200 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम ओडी से आप चालू करो, 300 मिलीग्राम क्यूआईडी तक दे सकते हो उसको। ये इसके डोज किसी को पता नहीं रहते हैं, ज्यादा ये गायनेकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता रहते। गायनेकोलॉजिस्ट भी मैक्सिमम 100 मिलीग्राम बीडी टीडीएस देते हैं, उससे इनको कंट्रोल नहीं होता तो फिजिशियन के पास भेज देते हैं। तो इन लोगों को इनका डोज मैक्सिमम पता ही नहीं है, ठीक है। तो है नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट थोड़े डरते भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट थोड़े डरते भी हैं, डोज इतना देते नहीं है। तो उसका डोज में आप तुम लोग ने भी देखा होगा, लोबेटेलॉल 100 मिलीग्राम बीडी टीडीएस बस लिखे हुए कहीं पे, उससे ज्यादा नहीं देते। अल्फा मिथाइल डोपा 500 मिलीग्राम बीडी मैक्सिमम डोज देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो इनके डोज मैक्सिमम ये है, यहाँ तक अपन दे सकते हैं। उसके बाद निफेडिपिन है, निफेडिपिन निकार्डिया रिटार्ड से आती है, 10 मिलीग्राम से डोज चालू होता है, 20 मिलीग्राम टीडीएस मतलब 60 मिलीग्राम तक दे सकते हैं अपन, ठीक है। इतने में डोज